हेलो। सौरभ, आवाज आ रही है? हेलो। 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 हेलो सौरभ। हेलो। हेलो। हेलो।
अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है तुमको? एम आई ऑडिबल? ओके। तो मैं तुमको ए इज इक्वल टू एल्फा क्रॉस आर के बाद कुछ लिखाना चाह रहा था सौरभ, जरा वो लिख लो। नंबर वन नोट डाल के लिखो। घूर्णन गति से संबंधित सभी सदिश, नोट डाल के लिखो, घूर्णन गति से संबंधित सभी सदिश घूर्णन गति से संबंधित सभी सदिश अक्षीय सदिश की श्रेणी में आते हैं। घूर्णन गति से संबंधित सभी सदिश अक्षीय सदिश की श्रेणी में आते हैं। दूसरा लिखो, सभी सदिश जो सभी सदिश जो स्थानांतरित गति से संबंधित होते हैं, सभी सदिश जो स्थानांतरित गति से संबंधित होते हैं, ध्रुवीय सदिश की श्रेणी में आते हैं। ध्रुवीय सदिश की श्रेणी में आते हैं। अरे सिंपल सी बात है, हमारे पास दो तरह की गति होती है, एक तो घूर्णन गति होती है और एक होती है स्थानांतरीय। स्थानांतरीय। अब घूर्णन गति जो होती है ना, इसमें जो भी सदिश काम करते हैं वो अक्षीय सदिश कैटेगरी में आते हैं। वो अक्षीय सदिश कैटेगरी में आते हैं। और जो स्थानांतरित सदिश होते हैं वो सब ध्रुवीय सदिश कैटेगरी में आते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई उलझने वाली बात नहीं है ना बेटा, यही सबको समझना है। आगे लिखो। चलो मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक सिस्टम के माध्यम से चीज समझाता हूँ, सौरभ, तो तुमको समझ आ जाएगी। नोट डाल के लिखो। अगर क्रॉस प्रोडक्ट अगर ऐसा होता है कुछ सदिशों का, तो एक नोट डाल के लिखो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो कुछ चीज, जैसे मान लो तुम्हारे पास J इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, ये तुम जानते हो कि J इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास मान लो मैं एक तुम्हें समझाता हूँ। देखो ये देखो, जैसे मान लो ये है, यहाँ पर हमारे पास आर की डायरेक्शन यहाँ पर है, ये तुम्हारे पास आर वेक्टर है, ठीक है, ये इसका मोमेंटम है। और आर का डायरेक्शन यहाँ पर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन को हम पीछे बढ़ाएं तो ये थीटा एंगल है और ये भी थीटा एंगल है, मतलब आर और पी में कितना डायरेक्शन एंगल है, थीटा का एंगल है हमारे पास। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, J इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। ठीक है, या फिर अगर मैं इस आर का ये देखूं, ये वाला हिस्सा, या फिर प्रोजेक्शन डाल के देखूं, यहाँ पे प्रोजेक्शन यहाँ पे डलता है इसका, ये जो पी जा रहा है ना, इस पी के ऊपर डलता है प्रोजेक्शन, ये पी जा रहा है जा रहा है जा रहा है,
तो इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन डलता है पी के ऊपर, ये है हमारे पास आर साइन थीटा। तो ये हो गया हमारे पास आर साइन थीटा दिस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, इस तरीके से देखा जाएगा, ठीक है ना। अगर एंगल हमारे पास जो है ना ऐसे क्लॉकवाइज का है, क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है बेटा, आर को पकड़ के पी की तरफ ले जाओ राइट हैंड से, राइट हैंड आपका काम में लो, राइट हैंड पकड़ लो ऐसे, और आर को पकड़ के पी की तरफ ले जाओ, अपने रजिस्टर में ऐसे डायग्राम बनाओ, और फिर आर को पकड़ के फिंगर से पी की तरफ ले जाओ। तो जब हम आर को पी की तरफ ले जाते हैं ना बेटा, तो वो कहलाता है आर क्रॉस पी। उसका मतलब होता है आर क्रॉस पी। समझ में आएगी बात। तो इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाली जाती है। अगर आर को पकड़ के पी की तरफ ले गए, तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स टर्न हो रही है, उस डायरेक्शन में जे का डायरेक्शन होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा आर जो है वो आई कैप में है, पी तुम्हारा जे कैप में है, एक्स और वाई में, तो जे ऑटोमेटिकली कहाँ हो जाएगा, आर क्रॉस पी, मतलब कि आई क्रॉस जे, मतलब कि के कैप में हो जाएगा। बहुत सिंपल सा एक होता है, सिंपल सा एक रूल है ये वेक्टर्स का, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। अब प्रॉब्लम क्या है, सुनो। प्रॉब्लम ये है, हम जब भी एंगल की बात करते हैं तो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, आर को पकड़ के पी की तरफ ले जाओ, यही तो बोला। तो जब आर को पी की तरफ ले जाओगे तो आपका जो एंगल है वो कहाँ घूम रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। आर को पी की तरफ ले गए तो एंटी क्लॉकवाइज तो हुआ, घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो हम लोगों ने एंगल एंटी क्लॉकवाइज लिया, ठीक है, और हम एंटी क्लॉकवाइज ही लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि जो रिजल्टेंट आपका क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन प्लस जेड कैप में हो। प्लस जेड कैप मतलब बाहर की ओर, पृष्ठ के बाहर की ओर। आर को पकड़ के पी की तरफ ले जाओगे तो आपका थंब कहाँ जाएगा, बाहर की ओर। इसका मतलब आपका जो जे का डायरेक्शन है वो कहाँ होगा, प्लस के कैप में होगा, मतलब वो बाहर की ओर होगा। अरे समझ रहे हो? क्यों सौरभ, तुम नहीं समझे शायद। इधर देखो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा आर है, अगर ये आई कैप में है, ये तुम्हारा क्या है, पी है, ये तुम्हारा जे कैप में है, तो आई क्रॉस जे बराबर के होता है, तो तुम्हारा जे जो होगा वो किस में होगा, वो तुम्हारा के कैप में होगा। अरे यही बात है ना। अब मैं कह रहा हूँ डायरेक्शन जे की निकालनी है, तो आर को पकड़ के और पी की तरफ ले जाओ, तो आर क्रॉस पी तुम्हारा ऐसा होगा। तो आर क्रॉस पी अगर देखा जाए तो फिंगर्स को टर्न करो, आर को पकड़ के पी की तरफ ले जाओ, तो तुम्हारा थंब कहाँ जाएगा, सरफेस से ऊपर। आपका जो कॉपी है, कॉपी की सरफेस है, उस कॉपी की सरफेस से ऊपर की तरफ हो जाएगा। ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ, प्लस के कैप में हो जा रहा है। समझ में आ रही है बात, प्लस के कैप में वो जाएगा। प्लस के कैप मतलब पृष्ठ के बाहर की ओर। तो इसीलिए हमेशा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, राइट हैंड थंब रूल की वजह से, है ना। एक्स किधर होती है, वाई ऊपर होती है, और जेड डायरेक्शन बाहर की ओर होती है, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली अगर हम ऐसा भी ले तो एक्स को उधर ले सकते हैं, वाई को इधर और जेड को इधर, मतलब डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेनी होती है। ये बात का विशेष ध्यान रखना कि डायरेक्शन हमेशा कहाँ लेनी होती है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज ही लेनी होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, ये सब चीज़ें हम लोग मेरे हिसाब से कल पढ़े तो बढ़िया होगा कि आखिर वेक्टर का बेसिक क्या होता है, सदिश राशियाँ क्या होती है, सदिश की नियम क्या होता है, ठीक है। अभी तो आज तो मैंने आपको थोड़ा सा राशियों के बारे में समझा दिया और राशियों की चर्चा कर ली, ठीक है ना। बाकी मेन मुद्दा कल समझेंगे कि सदिश राशियाँ क्या होती है, समान सदिश किसे कहते हैं, और वो सब चीज़ें कल देखेंगे।
ठीक है सर, आज सोनिया भी नहीं आएगी तो उसका भी छूट जाएगा और ओके। बाय बाय।